बेस्ट सेलर है जो कि मैंने लिखा था, वो तिग्मांशु के लिए लिखा। उसमें इरफान वगैरह सब आते ही हम लोगों ने सबसे पहले किया, हम बॉम्बे नहीं जाएंगे। तिग्मांशु डायरेक्ट कर रहे थे, उनमें सौरभ शुक्ला, मैं, सब कुछ लोग थे जो कि राइटिंग किया करते थे। मैं, सौरभ और राजीव आचार्य जो कि धूम के डायरेक्टर हैं। थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट, उसको हटा दो, उसको लगा दो, है ना। लेकिन कुल मिला के ये है कि आपकी एक अंतरात्मा होती है, आपकी अपनी एक भावना होती है कि तू पहले बनेगा तो तू मेरे को ब्रेक देगा, मैं पहले बनूंगा तो मैं तेरे को ब्रेक दूंगा ना। इस ऐसे इनको हटाओ, उनको हटाओ, साइड में कोई नहीं होना चाहिए, इधर कोई नहीं होना चाहिए। तो मैं मतलब अभी कभी फील नहीं होता इस तरह का कि मैं हेलो दोस्तों, मैं प्रासुक मेरी सहयोगी अंजलि के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के टॉक सिनेमा सीरीज़ में। और आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसे दिग्गज कलाकार से जिन्हें सीन स्टीलर कहा जाता है, जो सिर्फ फिल्म में एक सीन में आएंगे लेकिन उनका किरदार कभी आपके दिमाग से ओझल नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं बॉलीवुड के मशहूर कलाकार ब्रिजेंद्र काला से। हम दर्शकों को याद दिला दें कि हाल ही में आई फिल्म शेरनी और बंटी और बबली 2 में इनके किरदार को बहुत पसंद किया गया है। तो आइए मिलते हैं ब्रिजेंद्र काला से। नमस्कार ब्रिजेंद्र जी। नमस्कार सर। न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के टॉक सीरीज शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, जैसे कि मेरा नाम अंजलि है और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रासुक जैन, आपसे कुछ सवाल जवाब का जो सिलसिला चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले, बहुत ही शायद आपने हर इंटरव्यू में ये सवाल ज़रूर ही सुना होगा कि आपका ये 32 साल का जो करियर रहा है उसमें कई उतार चढ़ाव आए होंगे। 32 केस कैलकुलेट किया सर कैलकुलेटेड बाय 1990 फर्स्ट आपका रोल जो मिला था आपको, मेरा पति सिर्फ मेरा है, उससे मैंने अभी तक 2020 अच्छा उस हिसाब से जी सर। एक्चुअली मैं मतलब मेरा जो ये सफ़र है कहते से वो करीब डेफिनेटली मतलब 27-28 साल का है जी। मतलब सिर्फ अपने सिनेमा लाइन में ना, बॉलीवुड फील्ड अगर हम बोलें कि जब मैं इंडस्ट्री में आया, उससे पहले मैंने करीब 18-19 साल थिएटर किया है, रंगमंच किया मैंने, मथुरा, दिल्ली, लखनऊ, और फिर उसके बाद यहाँ का कुल मिलाकर करीब 41 साल का एक टोटल तपस्या है। और क्या तो सर, आपके बहुत सारे अनुभव रहे होंगे। पहले का सिनेमा और थिएटर भी ले लीजिए, बहुत अलग हुआ करता था, और आज के समय का भी बहुत अलग होता है। तो आपके कुछ अच्छे या कुछ बुरे अनुभव जो आप शेयर करोगे, जो शायद आप अभी तक आपने किसी से बताया नहीं होगा, जो वो बता दीजिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं बताया होगा। अच्छा। क्योंकि नॉर्मल जिस तरह के प्रश्न होते हैं वो ये होते हैं कि मतलब कि आप कब आए, कैसे आए, और फिर यहाँ जो स्ट्रगल की कि नहीं की। तो मेरा मानना ये है कि मैंने इस तरह की स्ट्रगल नहीं की, क्योंकि एक संयोग रहा कि जिस वक्त मैं यहाँ आया था तो डेफिनेटली काम कम था जी। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो आज की तारीख में बहुत सारा काम है, और पर क्या है, कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा है। बिल्कुल, जितना ज़्यादा काम है उतना काम करने के लिए जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं। हमारे टाइम में क्या था कि काम कम था, लेकिन स्ट्रगल करने वाले भी कम ही थे। ऐसा नहीं था कि मतलब आज की तुलना में देखा जाए, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो बहुत बहुत बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इस तरीके से, है ना। तो जब मैं आया था तो उस वक्त सिनेमा अपने उस पर था, क्योंकि एक तरह का सिनेमा बनता था, या तो आर्ट सिनेमा होता था या फिर एक नॉर्मल जिस तरह के कमर्शियल होता है वो था। टेलीविज़न बिल्कुल नया नया आना शुरू हुआ था, जी टीवी आया था, आपका स्टार आया था, सोनी, होम टीवी, TVI, इस तरह के बहुत सारे टीवी चैनल्स थे, जिसमें से कुछ तो बंद भी हो गए। इच्छा ये होती थी सबसे पहले कि हम जो है सिर्फ सिनेमा करें, है ना, और इसमें सीरियल की चॉइस कमी रहती थी उस वक्त। और पर वही है कि आपको काम मिलेगा तो आप उसी हिसाब से जाएंगे, है ना, जहाँ काम मिलेगा आप वही करेंगे। तो उस वक्त भी ये रहा कि मतलब सिनेमा में इतनी जगह नहीं थी और ना मिल पाई, तो सीरीज वगैरह किए, है ना।
और साथ ही साथ मैं डायरेक्शन में असिस्ट किया करता था चंद्रमल साहब को, राइटिंग भी किया करता था कुछ कुछ करके। और वो एक वक्त ऐसा था जब मैंने बताया कि मुझे स्ट्रगल क्यों नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनको मैं माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अचरा नागर जिन्होंने लिखा, नगीना ये सब कुछ लिखा है, उनको मैं असिस्ट भी करता था राइटिंग में। और तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे को सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। और जैसे बोला कि चंद्र जी को मैं मिला था धीरज जी के प्रोडक्शन हाउस में, तो मैंने उनको असिस्ट करता था डायरेक्शन में। तो ये एक सिलसिला बना रहा और धीरे धीरे करके फिर तिग्मांशु मिले, फिर उनके साथ क्या बोलते हैं फिल्म से पहले हमने टीवी भी किया, भौरों ने खिलाया फूल, एक मेरा एक बेस्ट सेलर है जो कि मैंने लिखा था, वो तिग्मांशु के लिए लिखा। उसमें इरफान वगैरह सब जितने भी हमारे सब समकालीन जितने भी कलाकार थे वो थे उस वक्त साथ में। आते ही हम लोगों ने सबसे पहले किया, हम बॉम्बे नहीं जाएंगे, तिग्मांशु डायरेक्ट कर रहे थे। उनमें सौरभ शुक्ला, मैं, सब कुछ लोग थे जो कि राइटिंग किया करते थे, मैं, सौरभ और राजीव आचार्य जो कि धूम के डायरेक्टर हैं। तो वो उस वक्त हम सब मिलके कुछ एपिसोड लिखा करते थे, एक्टिंग भी करते थे साथ ही साथ। तो ये एक मतलब यही स्ट्रगल है और यही मतलब धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ने का एक सिलसिला है। सर 28 साल का लंबा सफ़र आपने बताया हमें, तो 1990 का किरदार और आज 2021 में आपकी हाल ही में जो फिल्म आई शेरनी का किरदार, उस बीच का जो ये सफ़र आपका रहा है, उसमें अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि तब फिल्म जगत क्या था और आज फिल्म जगत क्या है, कितने बदलाव फिल्म जगत में हुए और कितने बदलाव आपको अपने अंदर लाने पड़े वहाँ पर अपने आप को स्थापित रखने के लिए? देखो क्या है कि जब सिनेमा स्टार्ट हुआ था, जब कहते हैं कि जब डायलॉग्स नहीं होते थे, सिर्फ पिक्चर दिखाई देती थी, फिर बोलता हुआ सिनेमा आया, तो ये तो स्टेप बाय स्टेप चल ही रहा था धीरे धीरे करके। और जब उस वक्त जब मैं आया तो क्या था कि नेगेटिव हुआ करते थे, वो नेगेटिव रोल जब सिनेमा जब आपके कैमरे में लगता था तो आप अगर देख लो उसे लगते हो तो आपको समझ में आता है कि मतलब कि अब मुझे क्या करना। ऐसा लगता है कि आप किसी लड़ाई पर जा रहे हो, है ना। जब कैमरा चलता था उसकी आवाज़ सुनते ही एक्टर कांपने लगते थे ना, इस तरह से। अभी क्या, अभी डिजिटल है, अभी हम डिजिटल में ही रिहर्सल करते हैं। पहले रिहर्सल अलग से हुआ करती थी, अभी रिहर्सल अलग से होती है, लेकिन फिर भी क्या है कि बोल देते हैं हाँ ठीक है ना, चलो कर लेते हैं, टेक अगर अच्छा आ गया तो कैरी ऑन करेंगे, कौन सा तुम्हारा नेगेटिव खर्च हो रहा है उसको वापस कर लेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो वो एक जो बदलाव है, वो जो एक पहले क्या था कि अभी भी सब लोग, हर किसी का प्रयास होता है, किसी की कोशिश होती है कि हम सिंसियरली काम करें, हम पूरे परफेक्शन के साथ जाएं। लेकिन पहले भी कोताही होती थी और पहले भी परफेक्शन पे ध्यान दिया जाता था, आज भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ इस तरह का बदलाव सिर्फ क्या आया है कि नेगेटिव का आया है। पहले नेगेटिव होता था, अब नेगेटिव नहीं है, अभी हम डिजिटल पे बनाते हैं। अभी जो सिनेमा बनने का जो तौर तरीका हो गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, है ना। बहुत सारे आपके इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं, नए नए तौर तरीके बदल गए हैं और कैमरा बिल्कुल मॉडर्न कैमरा आ गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले नहीं होता था, पहले इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उसमें एक कई तरह के प्रयास किए जाते थे ना, आपको शूटिंग में सब कुछ वो कैमरामैन की आंख पे डिपेंड करता था। उन्होंने जो शूट करके दे दिया उस पर आपको बिलीव करना पड़ता। आज की तारीख में हम मॉनिटर देखते हैं, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट, उसको हटा दो उसको लगा दो, है ना, ये सब चीज़ें होती थी। लाइटिंग भी जो है वो सामने देख करके हो रही है कि मतलब फ्रेमिंग कैसी बन रही है, क्या बन रहा है। पहले करते थे लेकिन मैक्सिमम जो है डायरेक्टर ने भी कभी देख लिया तो देख लिया, लेकिन जब शूट होता था तो वो सब डिपेंड करता था डीओपी के ऊपर। सर अबाउट राइटिंग, आपने कहानी घर घर की स्क्रिप्ट्स लिखी हैं? नहीं, मैंने कहानी घर घर की, मैं कुछ डायलॉग्स लिखे हैं, कुछ डायलॉग्स। मैं कहानी तेरी मेरी मैं कुछ डायलॉग्स लिखे हैं। मैंने स्क्रीन प्ले वगैरह नहीं लिखा हुआ उसका, और कुछ झुकी पलकें हैं उसके डायलॉग्स लिखे थे। और ये मैंने बताया ना, भौरों ने खिलाया फूल, हाँ, तिग्मांशु के लिए, ये मैंने बनाया था, ये मैंने लिखा था, है ना। और कुछ सैटरडे में प्रोग्राम आते थे, रिश्ते वगैरह इस तरह के प्रोग्राम आते थे, वो लिखे थे, उसके कुछ एपिसोड वगैरह लिखे थे। तो ये 45 मिनट की कहानी आती थी, वो कुछ मैंने लिखी हुई। सर तिग्मांशु सर का आपने नाम लिया, तिग्मांशु और संजय मिश्रा, ये दो NSD से पास आउट हमारे एक्टर और एक्टर हैं।
तो एक ग्रुप इनका पूरा है जो फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करता है, तो इस ग्रुप से आपकी बॉन्डिंग का राज अभी तक, क्योंकि आपकी ज़्यादातर फिल्में इस ग्रुप के साथ ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि साथ में है। क्या होता है कि वो एक वक्त ऐसा था जब सब लोग इंडस्ट्री में आए थे हम लोग, और उस वक्त बहुत सारा टाइम हुआ करता था। काम जिनको काम मिल रहा है वो काम कर रहे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है फिर वो शाम को मिलते हैं, फिर प्लानिंग्स करते हैं। तो खूब एंटरटेनिंग, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऐसे ही सड़े बैठे हुए हैं। गाने बजाने होते थे, खूब क्रिकेट वगैरह खेलते थे, अपने आप को व्यस्त रखते थे, अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश करते थे। बातें होती थी फिर उसके बाद कि मतलब कि और क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है, कि कहानी सुझाओ, कि उसको डायरेक्ट करनी है, कि उसको उसमें एक्टिंग करनी है, डिस्कशंस होते थे, इस तरह की चीज़ें ना। तो वो एक मोटिवेशन मिलता था सबको एक दूसरे से, तो ये हुआ करता था। तो मुझे याद है जब मैं थिएटर करता था मथुरा दिल्ली में, दिग्वांशु और संजय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे उस वक्त। मैंने एक प्ले किया था ये इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, हरिशंकर प्रसाद जी का प्ले था। उसमें मैं इंस्पेक्टर मातादीन कर रहा था, श्री राम सेंटर के बेसमेंट में वो शो था। तो मैंने उसमें कुछ मुझे कॉस्ट्यूम चाहिए थे, मतलब योगा की कॉस्ट्यूम चाहिए थी, वो मैंने दिग्वांशु से ली थी। तो उसने इकट्ठी करके 10-12 आपके जो योगा की कॉस्ट्यूम थी वो मैंने, उसमें मुझे पुलिस का जो कैरेक्टराइजेशन दिया था मैंने चांद पे, तो पुलिस वालों की कॉस्ट्यूम मैंने वही रखी थी। तो डिजाइन किया था मैंने उस तरीके से, और हमारी जो नीचे की पुलिस की जो ड्रेस होती है वो तो वही थी। तो तब से मतलब हम एक दूसरे के करीब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन इंडस्ट्री में जब वो आए और मैं पहले से था यहाँ पे, तब दिग्वांशु ये कर रहे थे हम बॉम्बे नहीं जाएंगे। तब मेरे को कॉल आई, तब हम लोग मिले, और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता 5 एक 2 बार हासिल, और आपका क्या बोलते हैं गैंगस्टर। हाँ जी सर। सर जैसे कि हम देखते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री या क्या कोई भी और इंडस्ट्री हो, कितने लोगों को बनाने का काम करती है, और स्पेशली अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री का हम अगर नाम ले जहां ऑडियंस का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। ऑडियंस एक फिल्म नहीं चल पाएगी अगर ऑडियंस उसको प्यार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्री प्रोडक्शन का काम ऑडियंस नहीं देख पाती है। वो सिर्फ एक्टर्स जानते हैं, क्रू मेंबर्स जानते हैं, डायरेक्टर्स जानते हैं। तो प्रोडक्शन में तो उतनी ही मेहनत लगती है, लेकिन ऑडियंस को 2 मिनट नहीं लगता किसी फिल्म को क्रिटिसाइज करने के लिए। हाँ, तो जब एक एक्टर इस इंडस्ट्री में फ्रेशर्स बन के आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, नाम पैसा फेम कमाते हैं, उसके बाद जब आप देखते हैं आजकल के कुछ एक्टर्स हैं जो इसी इंडस्ट्री को डिफेम करने के पीछे लगे हुए हैं, जब ये जानते हुए कि सबसे सॉट आफ्टर प्रोफेशन है, ये सबसे ज़्यादा यूज टू क्रिटिसिज्म है, इसमें ज़रूरी ये है कि इस इंडस्ट्री के लोग एकजुट होकर रहें। तो जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं कि आप इसी इंडस्ट्री में आके आपने नाम कमाया, उसके बाद आप इसी इंडस्ट्री को डिफेम कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो क्या है कि आप किसी की भावनाओं को, वही है ना कि बस हम हर कुछ भी कहने के लिए हम स्वतंत्र हैं जी, ठीक है ना। अभी किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन वो आपके ऊपर कितना असर करता है ये डिपेंड करता है कि मतलब हाँ। किसी ने अगर कुछ कहा तो क्या मैं उस बात को मान लूँ, क्या मैं उस बात को मानता हूँ, पता नहीं। तो दुनिया तो कुछ भी कहती है जी, जी। है ना। लेकिन ये है कि हाँ, कभी आपके साथ कुछ इस तरह का बीता है कि आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो, है ना, तो उससे क्या असर पड़ता है। जी। तो हमें क्या है कि किसी को रोक नहीं सकते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। अभी हमारे यहाँ भांति भांति प्रकार की पिक्चरें बनती हैं, जी, है ना। किसी का जो थॉट प्रोसेस है कुछ और है, किसी का कुछ और है, तो सब अपने हिसाब से ये सब काम करते हैं। तो फ्रीडम है, तो जो भी कोई किसी को भी कुछ कहना है वो कह सकता है, वो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि आपकी एक अंतरात्मा होती है, आपकी अपनी एक भावना होती है। तो आपको पता है कि मतलब कि आप किस तरह से इस इंडस्ट्री में आए थे, कैसे कैसे, और मतलब ये तो वो लोग हैं जिन लोगों को सफलता हासिल हो चुकी है ना। लेकिन सोचो उन लोगों का जिन लोगों को सफलता नहीं मिली है, लेकिन वो बेचारे कैसे भी करके जूझ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इंडस्ट्री को प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, है ना। अभी सबको तो एक बराबर नहीं मिल सकता ना, नहीं, है ना। तो होता वही है कि मतलब कि जिन का काम बनता जाता है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, बाकी के लोग अपने अपने रास्ते लगे हुए हैं बेचारे, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि मतलब कि आज नहीं तो कल सवेरा होगा, है ना। तो इस बात पे सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि हमको सिर्फ वहाँ ध्यान देना चाहिए जहाँ पॉजिटिविटी हो, ठीक है ना। अब आप ये दिखाने की कोशिश करें कि नेगेटिविटी तो पूरे संसार में है कि कहाँ भी नहीं है, तो लेकिन हमको उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन चलना है पॉजिटिविटी से, तो हमको उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमको ये है कि मतलब कि
इंडस्ट्री का अच्छा और बुरा दिखा करके आप क्या हासिल कर लोगे, है ना। या तो ये मैं कई बार कहता हूँ इस तरह, मैं अभी भी बताऊँ तुम्हें, तो मुझे इंडस्ट्री का वो वाला दौर, जबकि देखा जाए तो गोल्डन पीरियड आज है इंडस्ट्री का, कि OTT भी है, और उसके बाद आपका ये TV भी है, थिएटर्स भी है, फलाना ढिमाका, मतलब बहुत सारी हर तरह की चीज़ है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक्चुअल में जो गोल्डन पीरियड जिसको माना जाता है, वो सच में गोल्डन पीरियड क्यों था? वो सच में गोल्डन पीरियड क्यों था कि सब लोग मिलके काम करते थे। मैंने अपने इसमें एक ऐप विविध भारती का डाउनलोड कर रखा है, उसमें मैं पुराने किस्से सुनता हूँ, पुराने आर्टिस्टों के, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स के, वो सब लोग जब किस्से सुनाते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता लगता है कि मतलब कि कौन किसको मिलवा रहा है ना। आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, लेकिन आप अपने साथी म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में भी बात कर रहे हैं कि अरे उनको भी चांस दो, अरे वो बहुत अच्छा लिखता है, अरे वो बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि कमाल है, ये दौर था, इस तरह का भी वक्त था। एक्टर जैसे कि देव साहब का, गुरदत्त साहब का, इन सब लोगों, राज साहब का, इनकी कहानी किस्से हैं इस तरह के हैं कि तू पहले बनेगा तो तू मेरे को ब्रेक देगा, मैं पहले बनूंगा तो मैं तेरे को ब्रेक दूंगा ना। इस ऐसे ये था ना, इसे कहते थे कि मतलब कि मिल के काम करना और ये पॉजिटिविटी दिखाना, तो वो वाकई में गोल्डन पीरियड था। लेकिन क्या है कि डिफरेंट सिनेमा तब भी बनता था, बहुत सारे लोग तब भी काम करते थे, लेकिन आज की तारीख में क्या है कि मैं मतलब राजनीति को बुरा नहीं मानता, लेकिन क्या होता है कि वो जब कहीं भी घुस जाती है ना, तो वो सत्यानाश कर देती है किसी भी जगह का। वो थिएटर में भी होता है, जब हम थिएटर करते थे उसमें भी राजनीति हुआ करती थी, है ना, उसका सत्यानाश किया। अगर सिनेमा में आ गई, इंडस्ट्री में आ गई, तो इसमें भी वो नुकसान पहुंचाएगी। मैं बात जिक्र कर रहा था मैं उस दौर की, जिस दौर में वो सिनेमा बनता था, जब सिगरेट, ड्रिंक्स वगैरह खुल के अलाउ था सिनेमा के अंदर, ठीक है ना, लेकिन उसकी एक सीमा होती थी, है ना। आप तब की पिक्चरों को, आज की बनी हुई चीज़ों को, पिक्चरों को या किसी को भी आपस में मिला लीजिए। उस वक्त सिगरेट में अशोक कुमार जी को देख रहा हूँ, प्राण साहब को देख रहा हूँ, देव साहब को देख रहा हूँ, हाथ में सिगरेट रहती थी, लगता था हम सिनेमा देख रहे हैं। ड्रिंक्स भी है, सिनेमा, ये सिगरेट भी है, बातचीत, क्योंकि इंसान है, हर तरह का इंसान होता है। अभी क्या एकदम से नीचे लिखा हुआ आता है कि मतलब कि नो स्मोकिंग के फलाना, अब नो स्मोकिंग करके अभी क्या है ना कि हीरो भी होता है, विलेन भी होता है, पर पब्लिक जो है हीरो की बात तो एक्सेप्ट करती नहीं है, लेकिन विलेन को फॉलो कर लेती है, ठीक है ना। तो अभी हम दिखाते हैं तो वो तब से चला रहा है। तो सिगरेट अगर हम नहीं दिखाते हैं तो उसके बंद हो जाने से क्या सिगरेट बंद हो गई? नहीं, या मतलब कि लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया, या जिन जगह पे पाबंदी लगी हुई है या वहाँ लोग पीते नहीं है, फिर और ढूंढ के लाते हैं, खोजबीन करके लाते हैं, बॉर्डर पे चले जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनमें पाबंदियाँ लगाई हैं, लेकिन उनका असर क्या है? तो इसीलिए ये कि मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर हम उनको एक सीमा तक रखें। अभी क्या है कि चलचित्र सिनेमा वो है जो कि पूरे जीवन के बारे में, ऐसा नहीं कि मतलब किसी के बारे में बता रहा हूँ, वो मतलब अपनी आपकी ज़िंदगी में या देश दुनिया में जितने भी किरदार हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, उन सबको मिला करके हम एक कहानी बनते हैं। तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं, है ना। तो इसलिए मुझे वो पहले के गाने, वो पुराने सब कुछ, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होता था, है ना, वो होते थे, तो उनको देखने में भी मज़ा आता है। अभी तो फट करके पता नहीं क्या होता है, जबकि हालांकि हम इसी दौर में काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि जितना मनोरंजन और जितना तरीके से हम उसको दर्शा सकें, दिखा सकें, और लोग उसको अच्छी तरीके से एंटरटेन कर सकें। सर, जैसा कि हम देखते हैं, एज अ आउटसाइडर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अ डे विद ब्रिजेंद्र काला कैसा रहेगा सेट पे, तो आप क्या बताएंगे? डे विद ब्रिजेंद्र काला तो सेट पे ये रहेगा कि मतलब कि मैं जब भी सेट पे रहता हूँ तो मैं बिल्कुल अपने आप को भी एंटरटेन रखता हूँ जी, और बाकी जो मेरे साथी कलाकार होते हैं उनको भी बिल्कुल एंटरटेन करता हुआ, मौज मस्ती करता हुआ। मैं सॉरी टू से कि मैं मतलब उन एक्टरों में से नहीं हूँ कि बिल्कुल माहौल को, ठीक है, काम अपने आप में एक गंभीर विषय है कि हमको सीरियस होना चाहिए जब हमारा कैमरा ऑन होता है, लेकिन उससे पहले आप अपने को आर्टिस्ट के साथ इतना कंफर्टेबल करा दो कि जब आप परफॉर्म करने के लिए जाओ तो आपका काम बड़ी आसानी से हो। कई मेरे दोस्त ऐसे भी होते हैं कि मतलब कि इतना सीरियस माहौल बना के रखते हैं कि जब आप काम करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सीन शूट कर रहे हैं,
ठीक है, बहुत सीरियस सीन है, कुछ इस तरह की बात है, आपको ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हैं और क्या शूट होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप माहौल को अगर बिल्कुल लाइट रखेंगे तो साथ के जो आर्टिस्ट हैं, को एक्टर्स हैं, उनको भी कंफर्टेबल फील कराते हैं आप, और अपने आप को भी, जी। जिससे क्या है कि सीन लाइवली हो सके। दूसरा, ये मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम आर्टिस्ट आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में, आई लाइन पे बहुत डिस्कस होता है, कभी भी देखा होगा, सॉरी, कि कैमरे के सामने इनको हटाओ, उनको हटाओ, मेरे साइड में कोई नहीं होना चाहिए, इधर कोई नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेरे वो टोटके नहीं है, क्योंकि हम थिएटर को बिलोंग करते हैं, हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। लेकिन मैंने तो कई अपने थिएटर के आर्टिस्ट भी देखे हैं जो कि अब मुझे लगता है वो सीख गए उन लोगों से, उन लोग की उनको समझ में आता है कि मतलब कि यही जो है डीपली परफॉर्मेंस करने की अदा है, कि मेरे आई लाइन में कोई नहीं आना चाहिए, मेरे आई लाइन देखो यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, कौन बात कर रहा है, क्या हो रहा है, आप ठीक है, वो उससे डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ इतनी स्पेस नहीं होती है, उस वक्त मतलब जितने भी काम करने वाले साथी होते हैं वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, है ना, तब दिक्कत आती है ऐसी स्थिति में। तो तब आपको जो है ये नहीं कह सकते आप कि इनको हटाओ, उनको हटाओ, तो मतलब आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो ये मतलब एक बहाना है जी। है ना। कभी कभी क्या होता है कि मतलब वो साउंड आ रही है वहाँ से, लेकिन हो क्या रहा है कि आपको लाइन याद नहीं हो रही है, आप जो है अपने आप से डरे हुए हैं, अपने आप से सहमे हुए हैं, ठीक है ना। तो बस ये है कि मतलब कि मैं जब सेट पे रहता हूँ तो मैं अपने को आर्टिस्ट के साथ और अपने आप को, मेरा ओल्ड इज गोल्ड म्यूजिक चलता रहता है, विविध भारती का एक मेरे पास ऐप है, जैसे कि मैंने बोला है जी। और मैं अपने आप को उसी में खुश रखता हूँ। सर, फिल्म जगत से जुड़ा एक सवाल है मेरा आपसे कि आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग, वो स्क्रीन पर कम और एनसीबी के दफ्तर में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो सर, एज अ आर्टिस्ट, आप एज कलाकार इस चीज़ को कैसे देखते हैं, और इस चीज़ को रोकने का एक आपके पास एक अनुभवी कलाकार होने का कोई कारण, मतलब कोई वे बता सकें आप? क्योंकि क्या होता है ना कि एनसीबी अभी बड़ी सक्रिय है ना। एनसीबी को तो तब से सक्रिय होना चाहिए था जिस जमाने से इंडस्ट्री और क्या बोलते हैं ये चीज़ें आ रही, मतलब वहाँ सक्रिय होना चाहिए कि आ कहाँ से रहा है, समझे कि बात ये है कि ये आ कहाँ से रहा है। तो अभी क्या होता है कि और भी बहुत सारी जगह है जहाँ मतलब ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आपको जिस चीज़ जगह पे पता लगता है आप वहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये कोई मतलब इंडस्ट्री में ही है, क्योंकि इंडस्ट्री एक वजह बन गई है कि मतलब वहीं ये पाई जाती है कि उन्हीं के सहारे ये हर जगह पाई जाती है ना। और दूसरा क्या होता है कि सिर्फ क्या बोलते हैं ये जो ड्रग्स वाली बात है, ख़ास तौर से मतलब अभी हमको तो पता नहीं ये कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, लेकिन हमको इतना पता है कि जैसे एक चरस गांजा भी होता है ना, वो गरीबों में बड़ा कॉमन है, समझे कि नहीं। वो किसी भी तरह का गरीब हो, चाहे कलाकार गरीब हो, वो चाहे नेता गरीब हो, उन सब में बड़ा कॉमन है ये, मतलब ना कॉमन है मीन्स कि मतलब कि गरीबों के लिए। लेकिन जब आदमी सितारा बन जाता है तो उसके लिए कॉमन चीज़ जो है उसको भाती नहीं है, तो फिर वो बड़ी खेप की तरफ जाता है, एक बड़ी चीज़ की तरफ जाता है। तो क्या है ना, वो शौक है ना, सबके अलग अलग शौक हैं, और ये सारी चीज़ें अगर बंद हों तो हर तरह से बंद हों, वही है ना जैसे हम बात कर रहे थे कि चाहे नशाबंदी किसी भी तरह का नशा है ना, तो वो डेफिनेटली बंद होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कहीं कुछ जगह हो रहा है तो यही है कि मतलब कि हर जगह उसकी खोजबीन होनी चाहिए कि मतलब ये यहाँ क्यों है, पर्टिकुलर जगह सिर्फ यही नहीं कि इंडस्ट्री में क्यों, इंडस्ट्री में क्या वो पूरे देश में कई कोने हैं, जड़ पर सीधा वार होना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल सर आपसे जुड़ा हुआ था कि अगर हम एक्सपेक्ट करें ब्रिजेंद्र काला को भविष्य में कभी किसी राजनीतिक मंच पर, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? नहीं। और अपने आप को नहीं, मतलब अभी कभी फील नहीं होता इस तरह का कि मैं कभी भी मतलब राजनीतिक, हो सकता है मैं कभी मैं किसी को सपोर्ट कर दूं, बात अलग है, लेकिन क्या बोलते हैं मैं चाहूँगा नहीं ऐसे। ये थे हमारे साथ एक अनुभवी और दिग्गज कलाकार विजेंद्र काला, जिनसे हमने उनके अनुभव और उनके फिल्मी सफ़र के बारे में जाना। टॉक सिनेमा सीरीज़ आपको ऐसे ही कलाकारों से रूबरू कराता रहे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।